Assalamu alaikum. Today our topic is radio analytical techniques. रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं जिसमें हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को एनालिसिस के लिए. रेडियो केमिकल मेथड of analysis depend on the specific properties of certain. In chemical technique, these properties include the type and energy of the radiation emitted, the half-life, and the decay scheme of that particular nuclide. जो हमारे पास रेडियो केमिकल मेथड है एनालिसिस के, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे बेस करते हैं. और इनमें हमारे पास क्या है कि कुछ केमिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारे पास फिज़िकल टेक्निक्स होती हैं. यहाँ पे हमने देखना है कि केमिकल टेक्निक्स में क्या होता है. केमिकल टेक्निक्स जो है उसमें हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. वो होती है कि हमारे पास रेडिएशन किस टाइप की और उन रेडिएशंस की एनर्जी क्या है. जो भी कोई हमारा एनालाइट या एटम रेडिएशंस एमिट करता है तो उन रेडिएशंस की एनर्जी क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं. हाफ लाइफ और एक डीके प्रोसेस होता है उस खास न्यूक्लाइड का. हमारे पास डीके प्रोसेस क्या है. रेडियो केमिकल मेथड आर बोथ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक. जो रेडियो केमिकल मेथड होते हैं वो सेंसिटिव भी होती हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं. देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ रेडियो एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट इज रेडियोमेट्रिक एनालिसिस, सेकंड इज आइसोटोप डिल्यूशन और थर्ड हमारे पास है एक्टिवेशन एनालिसिस. फिर सबसे पहले हमने देखना है कि रेडियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है. The use of radioactive isotope or reagent of known activity to isolate the analyte from the other compound of the sample. रेडियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप या फिर रिएजेंट यूज़ करते हैं जिसका हमें मैस या फिर उसकी एक्टिविटी के बारे में हमें पता होता है. हम अब जो भी हमारा एक सैंपल मौजूद होता है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. उन कंपोनेंट में हम अपने एनालाइट को सेपरेट करने के लिए एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रिएजेंट यूज़ करते हैं. द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है. क्रोमेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग इट विद रेडियो एक्टिव सिल्वर. क्रोमेट को कैसे डिस्कवर किया कि हमने एक सिल्वर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया ऑफ अ नोन क्वांटिटी जिसके मैस के बारे में हमें पता था. द लिमिटेड रिएक्टेंट इज एनालाइट हेयर क्रोमियम tetroxide. Determining the activity of the precipitate of silver chromate allows for the determination of amount of chromate. इससे हमने क्या किया कि क्रोमेट जो हमारे पास एनालाइट है उसके अमाउंट को हमने डिटेक्ट कर लिया. उसके बाद हमारे पास है आइसोटोपिक डिल्यूशन. Isotonic dilution was introduced by von Hevesy and Hopper in 1934. It involves the preparation of analyte in a radioactive form. इसमें क्या होता है कि हमारा जो एनालाइट होता है हम उसे एक रेडियोएक्टिव फॉर्म में ले आते हैं. A known weight of this compound labeled with isotope. एक कोई भी हम कंपाउंड यूज़ करते हैं उसका हमें वेट पता होता है, उसे हम आइसोटोप के साथ लेबल कर देते हैं. सच एज एन एसिड विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो ये सारी चीज़ें हम इन्हें आइसोटोप यूज़ कर सकते हैं. इज देन मिक्सड विद द मिक्सचर कंटेनिंग द कंपाउंड टू बी एनालाइज्ड. फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसका हमें वेट पता होता है, हम उसे आइसोटोप के साथ अटैच कर देते हैं, मीन मिक्स कर देते हैं, लेकिन लेबल्ड. वो लेबल्ड होता है मतलब हमें उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसके वेट के बारे में सारा कुछ पता होता है. फिर हम उसे क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उसके कंपोनेंट में उसे मिक्स कर देते हैं. After treatment to ensure homogeneity between the labeled and unlabeled species, a portion is recovered as a chemically pure substance. फिर हम उन दोनों को लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों जो है हमारे पास मिक्सचर कंपाउंड्स होते हैं उनको आपस में मिक्स कर देती हैं और एक प्योर केमिकल सब्सटेंस बन जाता है. वो फुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है. द प्योर सब्सटेंस इज वेटेड एंड इट्स रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड. फिर जो हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस आ जाता है फिर हम उसे वेट करते हैं, उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं. द एक्सटेंट ऑफ डिल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल में देन बी कैलकुलेटेड एंड रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस.
फिर जो हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल होता है उसके डिल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अमाउंट के साथ रिलेट कर देते हैं इन द ओरिजिनल सैंपल। क्वालिटेटिव रिकवरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल एनालिसिस। सक्सेसफुल एनालिसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है क्वालिटेटिव रिकवरी 100% ही हो। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द ओरिजिनल सैंपल इज़, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं WA/WA इज इक्वल टू A1/AF-1। WA जो न्यूमिनेटर में वो है हमारे पास एनालाइट का मैस, जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास है मैस ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो हमने ऐड किया होता है। AI एक्टिविटी ऑफ द एडेड कंपाउंड एंड AF इज द एक्टिविटी ऑफ फाइनल प्योरीफाइड कंपाउंड। ये एक फार्मूला है जिससे हम मटेरियल के अमाउंट को जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोटोपिक डिल्यूशन इज especially useful in the analysis of complex biochemical substances। आइसोटोपिक डिल्यूशन जो है, जो कम्प्लेक्स बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सच एज विटामिन डी, बी, इंसुलिन, स्टेरॉइड that occur a complicated matrix such that the method of separation and analysis are difficult। हमारे पास जो कम्प्लेक्स बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं जिनमें विटामिन डी, बी, इंसुलिन, स्टेरॉइड, एक कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स होता है, इनकी सेपरेशन और एनालिसिस जो है बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम आइसोटोनिक डिल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। इन अ रिसेंट वर्क द आइसोटोप्स आर डिटेक्टेड बाय हाईली सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोमीटर। हाईली सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोमीटर से आइसोटोप को रिसेंट वर्क में डिटेक्ट किया गया। द रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड देन एक्ट एज इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर द एनालिसिस बिटवीन द मास ऑफ आइसोटोप यूज्ड फॉर लेबलिंग इज डिफरेंट देन नॉन रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेशन एनालिसिस। ये हमारे पास थर्ड मेथड है। Neutron activation analysis was discovered in 1963 when Havasi and Levy found that samples containing certain rare earth elements became highly radioactive after exposure in a source of neutron। 1963 में Havasi and Levy उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फाउंड कि सैंपल कंटेनिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो हमारे पास सैंपल जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, अगर हम उन्हें न्यूट्रॉन प्रोवाइड करें या सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन पे एक्सपोज करें तो वो हाईली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। From this observation, they recognize the potential of employing nuclear reaction on sample followed by measurement of induced radioactivity to facilitate both qualitative and quantitative identification of the element present in the sample। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो भी सैंपल मौजूद होता है, सैंपल में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया कि उन्हें एक रेडियो एक्टिविटी उनमें इंड्यूस करवाई। कैसे? न्यूट्रॉन एक्सपोज करवाने से। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंड्यूसिंग द रेडियो एक्टिविटी इन द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल फॉर एनालिसिस। किसी भी एटम में हमारे सैंपल या एनालाइट जो हमारा होता है उसमें रेडियो एक्टिव इंड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। द मोस्ट कॉमन इज़ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। जो सबसे कॉमन है वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, in which sample is irradiated with neutron. After irradiation, the gamma or beta spectrum is obtained, depending on the type of emission produced by the irradiated element। यहाँ पे हमारा जो सैंपल होता है, अगर हम उन्हें न्यूट्रॉन से इरेडिएट करवाएं तो अल्फा, गैमा या फिर बीटा जो है रेडिएशन एमिट होती हैं, वो डिपेंड करती हैं हमारे एलिमेंट पे कि हम कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे गैमा या फिर बीटा रेडिएशन इमिट्स होती हैं। फॉर क्वांटिटेटिव वर्क बोथ में बी यूज्ड। The energies of spectral peaks allows for the identification of element present and areas of the peak define the amount of such element as shown in next slide। यहाँ पे हमारे क्या है कि स्पेक्ट्रल पीक्स की एनर्जी जो हैं उससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा एलिमेंट कौन सा है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसकी
अमाउंट को भी। एक तो ये है कि हम उन पीक से ये कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। उसके अलावा उनकी पीक से, पीक के एरिया से हम ये जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस एलिमेंट की हमारे सैंपल में क्या अमाउंट है। The basic essential required to carry out an analysis of sample by neutron activation analysis are a source of neutrons. Instrumentation suitable for detecting gamma rays and are detailed knowledge of reaction that occur when neutron interact with target nuclei. The sequence of events during the most common type of nuclear reaction used for neutron activation analysis, namely the neutron capture or reaction, is illustrated in figure. When a neutron interact with target nucleus, जब भी एक न्यूट्रॉन जो है किसी टारगेट न्यूक्लियस पे इंटरेक्ट करता है, वे a non elastic collision a compound nucleus form in an excited state. तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, जब हम न्यूट्रॉन जो है प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के, तो वो न्यूक्लियस जो है एक excited state में आ जाता है. The excitation energy of metastable nucleus is due to the binding energy of neutron with the nucleus. जो एक्साइटेशन एनर्जी वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हम जो न्यूट्रॉन यूज़ कर रहे होते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की वजह से एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. द न्यूट्रॉन with the nucleus will almost simultaneously de-excite into a stable configuration through emission of one or more characteristic gamma rays. न्यूट्रॉन जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ तो डिफरेंट रेडिएशन इमिट होती हैं. वो गैमा या बीटा रेडिएशन हो सकती हैं. एक या फिर एक से ज़्यादा गैमा रेस के एमिशन के बाद जो है हमारा न्यूक्लियस होता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है. उसके पास हमारे एक डायग्राम है कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, इंसिडेंट न्यूट्रॉन, और हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है. यूँ ही न्यूट्रॉन जो है इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस जो है कंपाउंड का एक्साइट हो जाता है. उसमें प्रॉम्प्ट गैमा रेज जो है इमिट होती हैं. फिर ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फॉर्म में चला जाता है. यहाँ पे भी गैमा रेज बीटा पार्टिकल जो हैं इमिट होते हैं. उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है जिसमें न्यूक्लियस जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है. इन मैनी केसेस दिस कॉन्फ़िगरेशन यील्ड्स अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. बहुत से केसेस में इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है प्रोड्यूस होता है, which also decay by emission of one or more characteristic delayed gamma rays, but as at a much slower rate according to unique half-life of radioactive species. लेकिन हाफ लाइफ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. उसकी वजह से जो हाफ लाइफ होती है किसी भी स्पीशीज़ की, हाफ लाइफ कैन रेंज फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू सेवरल ईयर्स. तो हाफ लाइफ की वजह से जो है एक फ्रैक्शन सेकेंड्स की फ्रैक्शन होती है कई सालों तक. तो उनमें जो है न्यूक्लियस जो है कम होता रहता है. तो एक हाफ लाइफ का प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है. Although there are several neutron sources such as reactors, accelerator, and radioisotopic neutron emitters, nuclear reactors with their high fluxes of neutron from uranium fission offer the highest available sensitivities for most elements. Different type of reactors and different position within a reactor can vary considerably with regard to their neutron energy distribution and fluxes due to the material used to moderate the primary fission neutrons. There are three types of neutron classified according to their energies. तीन टाइप्स के न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी, हम उनकी क्लासिफिकेशन उनके एनर्जी के बेस पे करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मल, देन एपिथर्मल, और थर्ड है फास्ट. थर्मल में एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है. एपिथर्मल मिड एनर्जी होती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
और फास्ट में क्या होता है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर मीन्स हाई एनर्जी and neutron activation analysis technique that implies nuclear reaction induced by fast neutron. अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस कराने के लिए एक फास्ट इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं तो हम उसे फास्ट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं. थैंक यू.